and welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज है आपका मोस्ट डिमांडेड सेशन जो कि है करंट लीगल अफेयर्स का। आज हम जनवरी से लेकर जून तक जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके बारे में, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका बहुत सारा बैकलॉग होगा या फिर जिन्होंने अभी शुरुआत की है, समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन से टॉपिक्स करंट लीगल अफेयर्स में आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन सभी को देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको हमारा आज का एजेंडा बताऊं तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको चीजों को लिंक करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ हमारे सामने, कोई इवेंट हुआ, अब आपको सिर्फ उस इवेंट को नहीं पढ़ना है, आपको उसको लिंक करके बाकी सारी चीजें भी पढ़नी है, जिसके बारे में आज हम थ्रू आउट द सेशन देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद आपको एक समरी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको कितना कहां से क्या पढ़ना है, एंड ऑल्सो आपको ये बैकलॉग क्लियर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आई होप कि आप अपना जो भी कॉपी है, पेन है, वो लेके बैठे हो और साथ में जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूं उनको आप नोट डाउन करते रहो ताकि आप उस पे एकदम इन डेप्थ एनालिसिस कर सको, उसको पढ़ सको। अब हम सीधा चलते हैं टुवर्ड्स द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम चलें तो हम चलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, जिसको हम बोलते हैं यूसीसी। नाउ यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में हमें पता ही है कि इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस क्यों बोला, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसके पहले भी था, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा स्टेट है, मैं तो बताऊंगी आपको कुछ देर में, बट आप मुझे बताओ कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब यहाँ पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आपको और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप यूसीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझोगे कि यूसीसी है क्या, किस तरीके से अप्लाई होगा, किस तरीके से इन द केसेस ऑफ डिवोर्स हुआ या फिर सक्सेशन है, ठीक है, इनहेरिटेंस है, उस पे कैसे ये अप्लाई होगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपको बताओ सरला मुदगल का केस है, ठीक है, तो शाह बानो का केस है। यहाँ पर बार बार हमने एक चीज देखी कि कोर्ट ने ये कहा कि यूसीसी का होना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में टू विमेन, तो बार बार कोर्ट ने यही कहा कि होना बहुत जरूरी है यूसीसी का। तो दो तीन ऐसे केसेस हैं जो हम देख लेंगे, साथ ही में आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही है। और हाँ, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बिकॉज यही वो प्रोविजन है जो हमें बताता है कि थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सही ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। एंड ऑल्सो मैंने आपसे पूछा था कुछ देर पहले कि क्या पहले प्री इंडिपेंडेंस भी ऐसा कुछ था? डेफिनेटली था, ठीक है। गोवा में हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है पोर्चुगीज के समय से, और वो इंडिपेंडेंस के बाद भी एज इट इज गोवा सिविल कोड के नाम से चल रहा था। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसा फैक्ट है जिसको आपको लिंक करके पढ़ना है। नाउ आई बिलीव कि आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है आगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और ये है कोलकाता रेप केस, ठीक है। अब कोलकाता रेप केस में हमें क्या पढ़ना है? लास्ट ईयर हुआ था, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। अब यहां से आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है, या फिर वो कितने वेज होते हैं, कितने तरीके होते हैं जिससे कि आप कोर्ट के सामने किसी मैटर को लेके जा सकते हो जिससे कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। अच्छा, इन द मंथ ऑफ जनवरी हमने ये देखा कि जो ये कोलकाता रेप केस हुआ था, इसमें जो कन्विक्ट थे उनको मिली सजा, ठीक है। और सजा क्या मिली? लाइफ इंप्रिजनमेंट। नाउ अ डिबेट अराइज के भाई यहाँ पर लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों दी, है ना, यहाँ पर तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, जिसको डिस्कस किया गया था बच्चन सिंह के केस में, ठीक है। जहां पर बच्चन सिंह का केस हुआ था, यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि डेथ पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दी जाएगी। एंड जो ये कोलकाता रेप केस था, इसमें साफ साफ बता दिया था जज ने कि भाई यहाँ पर कोई भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस
नहीं है, इसीलिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो कोलकाता रेप केस से हम इन सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि भाई सुओ मोटो कॉग्निजेंस आखिर होता क्या है, एंड ऑल्सो आईपीसी या फिर जिसको अब हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो प्रोविजन है रेप का, ठीक है, उसको हम पढ़ लेंगे। तो इससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी रिगार्डिंग दिस थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है कैशलेस ट्रीटमेंट। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत सारे एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो उसमें जो क्रिटिकल टाइम होता है 1 घंटे का, उसमें उस पर डिपेंड करता है कि भाई वो इंसान बचेगा या फिर नहीं बचेगा। एंड मोस्टली हम लोगों को नहीं बचा पाते हैं बिकॉज टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर हॉस्पिटल पहुंच गए लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स नहीं आए हैं, रिलेटिव्स नहीं आए हैं, फैमिली नहीं आई है, पैसा नहीं अभी तक पे किया है, तो इस वजह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने इवेंट यहाँ पर देखा इन द मंथ ऑफ जनवरी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा डायरेक्ट करते हुए कि भाई आपको स्कीम लेकर के आओ जिसको हम बोलेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट। ठीक है, अब यहां उन्होंने क्या बोला, किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। उन्होंने ये कहा कि जो वो 1 आवर का टाइम पीरियड होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसमें जो 1 आवर का टाइम पीरियड होता है ये बहुत क्रूशियल होता है। अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट, इस 1 आवर को हम गोल्डन आवर बोलते हैं, इस 1 आवर को हम गोल्डन आवर बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप एक स्कीम लेकर के आइए जहां पर इस पर्टिकुलर गोल्डन आवर में हम कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उस टाइम पर आपको पैसा पे करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत जैसे ही कोई भी केस जाता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहां से हमें और क्या क्या देखना है, आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि ये स्कीम जो है ये हमें बताती क्या है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स 2025 जो ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम है, ठीक है, इसको आपको सही तरीके से पढ़ना है। साथ ही में आप ये जानोगे कि गोल्डन आवर क्या होता है और ये कहां पर डिफाइंड है। तो थोड़ा बहुत, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप बेयर खोल करके बैठ जाओ और पूरा मोटर व्हीकल्स एक्ट आप पढ़ लो, लेकिन एक जिस्ट आपको पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल्स एक्ट किस बारे में बात करता है और गोल्डन आवर क्या होता है। रही बात सेक्शन की, हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शंस को रटने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम चलेंगे आगे टुवर्ड्स एनिमी प्रॉपर्टी। सैफ अली खान है ना, अभी काफी ज्यादा न्यूज में है और आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा होगा जानने में कि कितने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ऐसा क्या हो गया। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यह जानना है कि भाई आखिर एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है, सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, आपको नाम सब याद नहीं रखने की जरूरत है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हुआ क्या। यहाँ पर जो नवाब थे, इनके 3 बच्चे थे। ठीक है, आबिदा, साजिदा एंड इनकी एक 3rd डॉटर भी थी। इसमें से जो आबिदा है ना, ये पाकिस्तान चली गई थी इंडिया से और फिर यहाँ इन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, और साजिदा जो थी, इनकी शादी इफ्तिकार अली खान पटौदी से हुई। ठीक है, उसके बाद में जो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें सैफ अली खान कैसे रिलेटेड है, तो वो इस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि सैफ अली खान और एनिमी प्रॉपर्टी का क्या लेना देना। भाई ये आबिदा जो है, जब ये चली गई इंडिया से पाकिस्तान, तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी ना यहाँ पर, इसको गवर्नमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है ये सब कुछ हमें जानना होगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें एनिमी प्रॉपर्टी की, इसके बारे में जो लेजिस्लेशन है वो है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968, जो ये बताता है कि भाई जब भी कोई भी इंडिविजुअल इंडिया से पाकिस्तान या फिर चाइना चला जाता है और वहां जाकर वहां की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में होगी उसको हम डिक्लेयर कर देंगे एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, वो एनिमी सब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बन जाएगी एनिमी प्रॉपर्टी, और उसको जो कुछ भी गवर्न करने के राइट्स है वो चले जाएंगे कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास, यानी कि CEPI के पास। सो आई होप इट इज क्लियर यहां तक कि क्या कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप जानोगे कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, छोटा सा एक जिस्ट हम पता कर लेंगे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, एंड यस दैट इज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मंथ विच इज फेब्रुअरी। अब जब हम फरवरी मंथ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मेंटेनेंस। वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी
इस चीज को आप समझना, ठीक है। इफ देयर इज अ वाइफ, ठीक है, जिनके फर्स्ट हस्बैंड हैं, उनसे उनका अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, ठीक है, लीगली जो उनकी शादी है, वेडिंग है, वो डिसॉल्व हुई नहीं है, और अगर ये चाहती हैं कि इनको इनके सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस मिले, तो क्या इनको मिल सकता है मेंटेनेंस? हमेशा एक बात याद रखना, कोर्ट ने हर एक पर्टिकुलर केस में यही कहा है कि मेंटेनेंस कोई चैरिटी नहीं है, इट इज अ राइट, ये एक विमेन का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर वाइफ की शादी अपने पहले हस्बैंड से अगर लीगली डिसॉल्व नहीं हुई है, तब भी वो अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज मेंटेनेंस के बारे में एवरी नाउ एंड देन हम कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। कौन सा सेक्शन सीआरपीसी का यहाँ पर अप्लाई हुआ था? इट इज सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। याद रखना, जब हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं अंडर सीआरपीसी, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। बेसिकली ये एक सेक्युलर लॉ है जो कि हम लोगों ने अगेन विथ टाइम देखा है कि किस तरीके से ये मुस्लिम विमेन पे भी अप्लाई होगा और हिंदू जो विमेन है उन पे भी अप्लाई होगा, यानी कि जितने भी विमेन्स है ऑफ डिफरेंट रिलीजन सब पे अप्लाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल लॉ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए है, नहीं, चिल्ड्रन के ऊपर भी अप्लाई होता है और पेरेंट्स पे भी होता है, ठीक है। तो पेरेंट्स की अगर मेंटेनेंस के बारे में बात करें, बच्चों के मेंटेनेंस के बारे में बात करें, सब कुछ ये जो पर्टिकुलर हमारा प्रोविजन है वो उसको गवर्न करता है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। यहां से हमें क्या समझ में आया कि हमें मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, जानकारी ले लेनी है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को देख लेना है कि भाई मेंटेनेंस आखिर क्या होता है और कब किसको मिलता है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और वो है इलीगल अरेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही और वो ये कि अगर ग्राउंड फॉर डिवोर्स आपने नहीं बताया है कभी किसी पर्सन को अरेस्ट करते वक्त, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है एंड इन दैट केस आपको बेल देनी ही देनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बेल क्या होती है, ठीक है। टेम्पररीली जब किसी पर्सन को रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बेल बोलते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर न्यूज से ये पढ़ना है कि बेल क्या होती है। आपने इंटरिम बेल के बारे में सुना होगा, इंटरिम बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्टिकुलर जो ये इवेंट हुआ था इससे हम लिंक करके पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें की गई है जहां किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेंशन से बचाने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया है उसको ग्राउंड्स बताने होंगे। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास प्रोड्यूस करना होगा। ये सब कहां बताया गया है? इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे। साथ ही में एक अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे और वो है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। अब यहां पर आपको ये समझना है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होती क्या है। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो अकेला कमाने वाला पर्सन था या फिर अकेला नहीं भी था बट यस वो एक अच्छा खासा पैसा कमाता था जिसकी वजह से उसकी जो फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी थी। एंड वन फाइन डे जब वो इंसान नहीं रहा अब तो उस डिसीज्ड पर्सन की जगह उसके ही किसी फैमिली मेंबर को जॉब मिल जाती है। आपने सुना होगा, ठीक है, उनकी जगह पर उनकी पोस्ट पर उन्हें जॉब मिल जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अ पर्सन वाज नो मोर, एक पर्सन थे वो 40 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी और 40 साल बाद जाके आप अपनी इस राइट को क्लेम कर रहे हो। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है हमें और साथ में ये कहा है उन्होंने कि जब हम बात करते हैं ना कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की तो ये हैंड टू माउथ वाले केसेस में ही हमें देना चाहिए कि भाई कोई पर्सन है वो अपनी जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो बेसिक उनको चाहिए, कमोडिटीज एसेंशियल्स चाहिए, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी वो नहीं खा पा रहे, उनके पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। इन दैट केस ही हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है वो करेंगे।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पर, वो है चाइल्ड विटनेस। हमें कभी कभी ये लगता है जब हम इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो उसमें भी हम एक टर्म पढ़ते हैं ना, डॉली इन कैपेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉली इन कैपेक्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बच्चों की, यहाँ डॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। जो भी बच्चा 7 साल से कम उम्र का है वो क्राइम नहीं कर सकता है। 7 to 12 ईयर्स के बीच का है तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, मैच्योरिटी लेवल देखते हैं। अब यहाँ पर भी वही हुआ, एक पर्टिकुलर केस हुआ जहां पर एक बच्ची ने अपने फादर को अपनी मदर को मारते हुए देखा, उनका मर्डर होते हुए देखा। अब पॉइंट ये है कि बच्चा जो बोल रहा है क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी, और यही बात यहाँ पर हुई जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि बच्चा जो होता है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, ठीक है। अब यहां से हमें ये समझना है कि आप लिंक करेंगे, ठीक है, कॉम्पिटेंट विटनेसेस कौन कौन होते हैं, कौन से किस तरीके से एक पर्सन को हम कॉम्पिटेंट विटनेस बता सकते हैं कि भाई ये इंसान जो है वो कोर्ट में जाकर टेस्टिमनी देगा और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चाइल्ड भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन होते हैं ये आपको पढ़ना है, और साथ ही में हॉस्टाइल विटनेस कौन होते हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, सो अब हम प्रेसिडेंट्स रूल पे चलते हैं, ठीक है। जब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल वहां पर लग गया। अब इससे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ने हैं जो हमें बताते हैं कि भाई 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि नेशनल इमरजेंसी आज तक कितनी बार लगी है और कब कब लगी है, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ लेना है। इमरजेंसी में ड्यूरेशन का समझना बहुत जरूरी है कि कितने ड्यूरेशन तक एक्सटेंड हो सकती है, एक बार में कब तक लग सकती है, एटसेट्रा। ऑल्सो आपको ये भी पढ़ना होगा कि क्या हमारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाती हैं, सारी पावर किसके पास चली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सारी चीजें जो है इन डिटेल्स इमरजेंसी के बारे में पढ़नी है, ये आपके लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधा चलते हैं टुवर्ड्स द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। मंथ ऑफ मार्च में हमने जस्टिस वर्मा कैश रो देखा जहां उनके घर से हाफ बर्न नोट्स मिले थे। अब इससे उनके ऊपर करप्शन की बातें होने लगी कि भाई दिस पर्सन इज करप्ट। तो अगर हम करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें लेजिस्लेशन को जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा एक्ट है जो करप्शन के बारे में बताता है, कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है इंक्लूडिंग अ जज, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं फॉर एन ऑफेंस, तो भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इट इज द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 जो हमें इस बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उसके बाद आगे क्या किया जाएगा, है ना। रिमूवल के बारे में आपने सुना होगा जब किसी पर्सन को हटाया जाता है, बट इन केस ऑफ अ जज हम ये बोलते हैं कि जज को इम्पीच किया जाता है। इन द कमिंग सेशन, पार्लियामेंट का सेशन, वी कैन सी कि इनका जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको पढ़ना है कि इम्पीचमेंट क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस है जो इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं, वो कैसा क्या पूरा प्रोसेस होता है जिससे किसी जज को इम्पीच किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम हम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बीसीआई के बारे में और एडवोकेट्स एक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक जस्ट आपको पता होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज एक बात ध्यान रखना कि जितने भी एडवोकेट्स हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रमोशंस हो रहे हैं, वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और फिर लिखते हैं कि हमसे कंसल्टेशन आप इस तरीके से ले सकते हो। बट अगर हम बीसीआई रूल्स को देखें तो वहां पर साफ साफ ये कहा गया है कि एडवोकेट्स आर प्रोहिबिटेड, वो किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, या फिर किसी बहुत बड़े एक्टर को उन्होंने प्रमोशन के लिए रख लिया है, वो उनका प्रमोशन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से हम अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, ये बात साफ साफ कही है हमें कोर्ट ने। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पर एक प्रेस्टिजियस पोजीशन मिली है किसको, डॉक्टर अंजू राठी राणा जी को। व्हाई? बिकॉज इनको एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन इंडिया, जो कि पहली बार हुआ है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, डिपार्टमेंट का आपको नाम याद रखना है। उसके बाद आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में अगर कभी गए हैं तो देखा होगा कि बोर्ड लगा के रखा होता है कि पेइंग सर्विस चार्जेस जो होता है वो इट इज मैंडेटरी हियर,
ठीक है। और फिर अगर आप उन्हें हटाने के लिए बोलोगे बिल से तो वो ये कहेंगे कि नहीं, हमने तो ऑलरेडी बोर्ड लगा के रखा है। तो ये केसेस बहुत बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया कि आप कभी भी इम्पोज नहीं कर सकते हो मैंडेटरीली। अगर कोई देना चाहता है तो वो दे सकता है सर्विस चार्ज, लेकिन हम जो है आपको ये बोल रहे हैं कि आप इसको बोर्ड को लगा करके भी ये नहीं कह सकते कि हमने तो पहले से बोर्ड लगा करके रखा था डिस्प्ले में, आप अब खा रहे हो यहाँ पर, आपने सर्विसेज ली हैं तो आपको पे करना ही पड़ेगा। नो, ये कस्टमर का डिस्क्रिशन होता है कि उन्हें सर्विस चार्ज पे करना है या फिर नहीं करना है। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस मंथ का और वो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। बहुत सारे लोग इंडिया में आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अब यह है कि क्या कोई ऐसा एक्ट है जो रेगुलेट करता है इन सब चीजों को? यस, बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, फॉरेनर्स एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट है, इमिग्रेशन का एक्ट है, ठीक है। तो पॉइंट अब ये है कि इतने सारे एक्ट्स हैं तो एक काम किया जाए कि इसको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आते हैं। और इसीलिए मार्च के मंथ में लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि इमिग्रेशन को बेसिकली रेगुलेट करेगा। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, उनका स्टे होता है, किस तरीके से उनकी एंट्री होगी, एग्जिट होगी, कितना समय रुक सकते हैं, ये सब कुछ रेगुलेट करेगा ये पर्टिकुलर एक्ट जब ये पास हो जाएगा। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ मार्च। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अप्रैल। अप्रैल के बारे में हम जब भी बात करेंगे, सबसे पहले आएगा नाम वक्फ का। आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि पहले वाले एक्ट का नाम क्या था, अभी वाले का नाम क्या है। ये शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है, आपका होमवर्क है। जितने भी होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आई होप कि आप सब लोग मुझे कमेंट करके उसका आंसर जरूर से दोगे, ठीक है। नए वाले जो पर्टिकुलर एक्ट है हमारा वक्फ का, उसका पूरा नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेज किया जाता है, कौन करता है, हु इज द पार्टी इन्वॉल्व, जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी उसका नाम क्या होता है, किस तरीके से प्रॉपर्टी क्या हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाती है, सब कुछ आपको सही तरीके से पढ़ लेना है। और जो मेजर चेंजेस अब आ गए हैं इनके बारे में हम पढ़ लेंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यू एक्ट। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस BR गवई बने हमारे न्यू CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके पहले थे जस्टिस संजीव खन्ना और उससे पहले थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रख लेना है। ऑल्सो जब हम बात कर रहे हैं CJI की, तो NJAC 4 जजेस केस और कोलेजियम सिस्टम, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरीके से NJAC जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिंक करके पढ़ लेनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे हमें पढ़ना है, करंट लीगल अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात करता हो? यस, द राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। अब यहां पर क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज देयर वर 2 पीपल, ठीक है। एक थे वो ब्लाइंड थे और जो दूसरा पर्सन थे उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, तो वो फेशियल मूवमेंट अपना नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने बोला कि जो EKYC होती है जिसमें ना हमें अपनी आईज ब्लिंक करनी होती है, वो हम नहीं कर पाते। जो अब हम नहीं कर पाते इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें वो अधिकार दिया नहीं जाएगा। सो कोई और ऑल्टरनेट वे होना चाहिए EKYC का, बिकॉज ये हमारी राइट है और इस राइट को आप छीन नहीं सकते हो हमसे। ये हुआ था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु गवर्नर, ये तो आप सब लोगों को पता होगा एंड डेफिनेटली सही तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। जीके पर्सपेक्टिव से भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारे तमिलनाडु के गवर्नर साहब थे उनके ऊपर उन्हें ये कहा गया कि भाई 10 से 12 ऐसे बिल्स हैं जिसका आपने एसेंट विथहोल्ड करके रखा है। अब आपको वो 3 तरीके पता होने चाहिए जब किसी गवर्नर के पास में बिल जाता है तो वो क्या कर सकते हैं और कितना समय तक के लिए कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या तो वो एसेंट दे देंगे या फिर उसको विथहोल्ड कर लेंगे या फिर वो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख लेंगे, ठीक है। बट क्या वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, वो पूरा आपको पढ़ लेना है। बिकॉज यहां पर तो सीधा सीधा हमें कोर्ट ने ये बताया कि भाई ये इलीगल है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आप ये भी पढ़ लेना कि अगर कभी बिल को गवर्नर ने वापस भेज दिया और फिर रिकंसिडर करने के बाद उनके पास वापस आए तो क्या अब वो मना कर सकते हैं फिर से? तो ये पूरा जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, ये हम समझ लेंगे, ठीक है। बिकॉज यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम पढ़ लेंगे, वो है आर्टिकल 201 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई यहां पर ये देखा गया कि जब भी कोई बिल को रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो उसको एसेंट के लिए कंसिडर करेंगे या फिर वो उसको विथहोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है
कि भाई प्रेसिडेंट साहब जो है वो इतने समय में एसेंट दे देंगे या फिर उसको विथहोल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से ये जो टाइमलाइन है वो हो जाएगी 3 मंथ्स की डेडलाइन यहाँ पर दे दी गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, ट्रैफिकिंग क्या होती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है, बताना मुझे कमेंट करके, जो ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता हो उसको प्रोहिबिट करता हो। तो यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है, जहां उन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर भी स्पेशल फोकस रखने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा केसेस होते हैं जहां पर बच्चे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल का केस हमारे सामने आता है तो आपका तुरंत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, इसको आप पढ़ लेना। एंड साथ ही में कास्ट डाटा इन सेंसस, इसके बारे में पता ही होगा, सेंसस इसके पहले कब हुआ था, अब आगे कब होने वाला है, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कब करेंगे, ये सब कुछ आपको सेंसस के बारे में पढ़ लेना है। एंड ऑल्सो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, ये आपके लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस खाली इसका एक जो इंटरनेशनल लॉ वाला फैक्टर है वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर एलोकेशन का ये जो हमारा इंपॉर्टेंट जो ट्रीटी है ना, ठीक है, इसमें आर्टिकल 3 है जो कि बात करता है कि किस तरीके से जो पानी का, वाटर का यूज है, रिवर, इंडस रिवर का जो पानी है, किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसका डिवीजन हुआ है इसके यूज का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर देख लेंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द मंथ ऑफ मे। सो मई में हमने सबसे पहले ये देखा कि 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस को कंपलसरी बना दिया गया, ठीक है, बट ये अचानक से नहीं हुआ। अगर हम पहले भी देखें तो 2002 में भी ऐसा हुआ था, जहां पर इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी कोई भी जज बनता है तो जज बनने से पहले आपको एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोर्ट में किस तरीके से काम होता है, एक एडवोकेट कैसे काम करता है। जब आप ये पूरा एक्सपीरियंस ले लोगे उसके बाद आप अगर जज बनते हो तो आप अपने काम को सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है, चीजों को सही तरीके से समझ पाओगे, डिलीवर कर पाओगे। एंड एज अ रिजल्ट अभी 2025 में हमने क्या देखा, साफ साफ कह दिया कि भाई अगर आपको एग्जाम देना है जुडिशरी का, उसके पहले आपको 3 इयर्स का प्रायर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है मैटरनिटी लीव का, कि ये हमारी फंडामेंटल राइट होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि एक विमेन के 2 बच्चे थे, ठीक है, और जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की उसके बाद शी गॉट प्रेग्नेंट, तो अब उन्होंने जब ये बोला कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए तो मना कर दिया गया। बट यहाँ पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि भाई ये इनका फंडामेंटल राइट है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना, अगेन होमवर्क, कमेंट करके बताना कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इट इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ज्योति मल्होत्रा स्पाइंग केस, है ना, एस्पियोनेज का यहाँ पर जो मामला है, मैटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्पियोनेज क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये बातें पता चली कि जो ज्योति मल्होत्रा हैं उनकी बातचीत होती रहती थी पाकिस्तान में किसी से, और वो इनसाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहती थी उनको। एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, कौन से लॉज हैं जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बात करता है अबाउट एन एक्ट जहां पर कोई पर्सन इंडिया की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, उसको थ्रेटन करने की कोशिश करता है। एंड ऑल्सो द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923, तो ये हम यहां से पढ़ लेंगे। एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ते हो उसमें हम एक्सटॉर्शन पढ़ते हैं। तो आज तक हमने एक्सटॉर्शन में एक चीज देखी है कि हमने कहा है कि भाई एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी का डिलीवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है, ठीक है, अंडर द फियर ऑफ थ्रेट, तो इन दैट केस एक्सटॉर्शन हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और ये कह दिया है अब उन्होंने कि भाई यहाँ पर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम किसी पर्सन को फियर में डाल रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो है हम डेथ करवा देंगे, ठीक है, तुम्हें मरवा देंगे, या फिर तुम्हें ग्रीवियसली हम हर्ट कर देंगे, तो अगर सिर्फ और सिर्फ इतना फियर भी है ना, तभी भी एक्सटॉर्शन पर्पस के लिए वो सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, इसके अराउंड चीजों को हम पढ़ लेंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस मंथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट मंथ पे, विच इज द मंथ ऑफ जून।
टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जून, सबसे पहले हम बात करेंगे नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि क्या नार्को एनालिसिस होता क्या है, कब किया जा सकता है, किस कंडीशन में किया जा सकता है, क्या प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है बाय द कोर्ट, क्या विदाउट कंसेंट हो सकता है, ये सारी बातें आपको देखनी होगी। पर्टिकुलरली यहाँ पर ये जो केस हुआ था इसके थोड़े से फैक्ट्स भी आप देख लेना, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो लीगल प्रोविजंस क्या है, बिकॉज हमें तो ये पता है कि जो आर्टिकल 20 है वो साफ साफ हमें कहता है कि एक पर्सन के पास होता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी पर्सन को हम मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो खुद के खिलाफ ही कोई ऐसी गवाही दे जिससे कि वो इंक्रिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। उसके बाद आर्टिकल 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। ऑल्सो इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस है, ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में ही पूरा जिस्ट हमें यहाँ पर बताते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर हुआ क्या। बेसिकली यहाँ पर एक हस्बैंड है, उन्होंने ये उनके ऊपर जब यहाँ पर केस हुआ, ठीक है, कि उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया है, तो फॉर दैट थिंग उनको बोला कि इनका नार्को एनालिसिस करवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं हाँ नहीं बोल रहा हूं, तो इनवॉलंटरीली आप ये नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। तो इंपॉर्टेंट टेक अवे हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि हम फोर्सफुली नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, वो इलीगल होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। ऑल्सो अगर किसी पर्सन ने, अक्यूज पर्सन ने अपने आप हाँ बोल भी दिया है कि चलो ठीक है मैं नार्को करवाने के लिए तैयार हूं, उसके बाद भी आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहां पर पढ़ लेंगे। फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है पुलिस कैन नॉट समन एडवोकेट्स फॉर लीगल एडवाइस विदाउट सेफ गार्ड। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि एक एडवोकेट थे, वो अपने क्लाइंट को, मतलब यूजुअली जिस तरीके से होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता रहे थे। अब यहाँ पर पुलिस ने एडवोकेट को बुलाया, समन किया और उनको बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप हमें बता दो। तो पॉइंट अब यहाँ पर ये बचा कि अगर कोई एडवोकेट है जो अपने क्लाइंट को सर्व कर रहा है, सर्विस दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आप उनको समन करके उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर केस में, अनटिल एंड अनलेस आपको ये लगे कि ये जो पर्टिकुलर एडवोकेट है भी इसमें मिला हुआ है आफ्टर दिस पर्टिकुलर केस और ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखी है और वो है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जब भी कोई भी एडवोकेट और क्लाइंट इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे जो लॉज हैं वो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि जो भी बातें कही गई है एडवोकेट के सामने बाय द क्लाइंट वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनके बीच में जो बात है वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर आता है राइट टू क्लोज बिजनेस, अ फंडामेंटल राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 में हम लोग पढ़ते हैं ना, बट यहां पर पॉइंट ये है कि क्लोज बिजनेस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ कि एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी, ठीक है, वो ब्रिटानिया के लिए काम करती थी। ब्रिटानिया ने बोला कि अब हम इसको बंद करना चाहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने ये बोला कि ठीक है हम लोग अपना पूरा बिजनेस ही बंद कर देते हैं, और उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया क्लोजर के लिए, लेकिन उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और जितने भी लोग वहां पर काम करते थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते, जितने भी वर्कर्स उन्होंने अपोज किया। जब ये मैटर कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट है टू स्टार्ट अ बिजनेस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप जो बिजनेस ऑक्यूपेशन जॉब करना चाहते हो कर सकते हो, तो जो आपकी जो ये बिजनेस है इसको क्लोज करना भी आपकी फंडामेंटल राइट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आएंगी, एब्सोल्यूट राइट ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो इंटरफेरेंस ऑफ गिल्ट, नो इन्फ्लुएंस ऑफ गिल्ट फ्रॉम मेयर एक्ट ऑफ हाइडिंग डेड बॉडी। यहाँ पर होता है कि दो दोस्त होते हैं, ठीक है, उसमें से एक की डेथ हो जाती है और जो दूसरा दोस्त है पाया जाता है कि उसने जहां पर उस पर्सन की उस बच्चे की मौत हुई थी वहां पर उसने पूरा रूम क्लीन किया था, जो मर्डर वेपन था जो कि कहा गया कि उसके फादर की गन थी उसको उसने छुपाया। तो उसमें हुआ ये कि कह दिया गया कि भाई ये जो लड़का है ना इसी ने अपने दोस्त को मारा है। बट जब ये मैटर कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने ये कहा कि ये नेचुरल होता है। अगर कभी कोई बच्चा है जिसके सामने उसके दोस्त की डेथ हो गई है और वो उसी के घर में हुई है तो वो चीजों को साफ करेगा ही करेगा। ऑल्दो इवन दो ये एक्ट गलत है, लेकिन इस एक्ट से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस पर्सन ने ही मर्डर किया है, जब
तक और कोई अच्छा प्रूफ एविडेंस हमें नहीं मिल जाता है, कोई एडिशनल एविडेंस नहीं मिल जाता है कि इसी बच्चे ने अपने दोस्त को मारा है। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना जरूर से आप, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।